जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। तो आज हमारे साथ मैं जैसे आपको मालूम है कि हम लोग पहुंचे हैं तेलंगाना में, हैदराबाद। तो हमारे साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां के जो अपने एक नामी गरनामी जो इंसान, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, रविदास बागमरे जी और उनकी फैमिली से। सो उनके जो जीवन की जो है जीवनी है वो अपनी जीवनी के बारे में बताएंगे। क्रांति टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी दर्शक आगे तेलंगाना या हैदराबाद का इतिहास जानना चाहते हैं वो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर हम आगे उनको जो तेलंगाना का इतिहास है हैदराबाद का वो भी हम उनको दिखा सकेंगे। तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ रविदास बागमरे जी से। जी साहब जी, जय गुरुदेव। धन्य गुरुदेव महाराज जी। तो साहब जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्रांति टीवी देखने वालों को, कि जो आपकी लाइफ है, आपके दादाजी ने 1947 में जो दंगे हुए थे तो उस टाइम उन्होंने कैसे गरीबों की मदद की थी और आपकी पढ़ाई कहाँ से कैसे कैसे हुई है जी? महाराज जी, मेरा नाम रोहिदास वाघमारे है। हिंदी में रविदास वाघमारे कहते हैं, मराठी में रोहिदास वाघमारे कहते हैं। मेरा जो नाम है, मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ। मेरे 3 और भाई है। तो घर का बड़ा लड़का होने के खातिर हमारे पिताजी एक ही थे हमारे दादाजी को। तो दादाजी एक मान्यवर व्यक्ति थे गांव में। वो गांव है गोर चिंचोली, तालुका भालकी, जिला बीदर, कर्नाटक में था। तो वहाँ पर वो बहुत ही मान्यवर व्यक्ति थे। तो गांव में एक बार स्कूल खुला, यानी मतलब स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल खुला, जहाँ पर सभी गांव वालों ने मिलकर एक टीचर रखा। तो हमारे दादाजी भी हमारे पिताजी को लेकर चले गए कि भाई मेरे बेटे को भी पढ़ाओ। तो उन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया, क्योंकि हम शूद्र थे, हम चमार थे, मोची थे। तो उन्होंने कहा कि आप मोची के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, आप कुछ भी चले जाइए यहाँ से। तो उन्होंने हकाल दिया। तब दादाजी ने अकेले हमारे पिताजी के लिए एक टीचर रखकर मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने अपने बच्चे को दी। गांव में हमारा बहुत बड़ा घर था और भी बड़ा बनाया हमारे दादाजी ने। तो गांव का जब दरवाज़ा लगाने की बात आई तो वहाँ के जो पटवारी लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होता है, उसने विरोध किया कि गांव के पटेल के घर को दरवाज़ा नहीं है, आपके घर को दरवाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस तरह से हमारे आखिरी तक उस घर को दरवाज़ा नहीं लगा। तो ये हमारी परिस्थिति थी। लेकिन हमारे दादाजी बहुत ही उस एरिया में बहुत सारे मान्यवर थे, क्योंकि हमारे को टेढ़ेकर कहते हैं। टेढ़ेकर का मतलब ये होता है कि जब तक किसी बैठक में हमको पहले टीका नहीं लगता तब तक कोई कार्यक्रम शुरू नहीं होता। तो ये हमारा अधिकार था। उस अधिकार के लिए हमारे दादाजी गुलबर्गे के कोर्ट तक भी लड़े हैं और वहाँ से हासिल करके आए हैं। इसी तरह से हर जगह पर हमारे पिताजी डट कर इसका मुकाबला करते रहे। और जहाँ जहाँ कहीं भी हमारे को नीचा दिखाया गया या छूत छात की भी तकलीफ़ दी गई, तो हमारे पिताजी को एक बार जो गांव में जो मेजनी होती है, यानी एरिया गिना जाता है, तो उस टाइम पे हमारे पिताजी छोटे थे, बच्चे थे। तो उस टाइम पे ब्राह्मण ने होना बोल के हमारे पिताजी के हाथ में वो चूने का डब्बा दिया, ताकि वो सभी पत्थरों पे डालते जाए और ज़मीन की सभी गिनती हो जाए। तो जब शाम में आए तो हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई। तो दादाजी ने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा ये ब्राह्मण ने हमारे पिताजी को ऐसा ये डब्बा दे के धूप में फिराया। तब हमारे दादाजी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम 11 आदमी रहने के बावजूद, पटेल, पटकारी, मजकूर, वो ये सभी गाँव के ग्राम के जितने भी लोग होते हैं, उतने रहने के बावजूद मेरे बेटे को कैसा तुमने दिया, ये डब्बा कैसे दिया, और आज उसकी तबीयत है ख़राब है तो उसका कौन भरजाना करेगा। तो ये न होने के बाद भी उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया और उस पटवारी को 3 वुडबाइट करने का न्यायाधीश ने आदेश दिया। तो वो सबके सामने 3 वुडबाइट करके कान पकड़ के वुडबाइट करवाया था। तो ये हमारे दादाजी की कहानी है। हमारे पिताजी पढ़े लिखे होने के खातिर, और हमारे दादाजी का और एक बहुत बड़ा व्याख्या है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा निज़ाम राज्य ही था, बिदर निज़ाम राज्य में था।
तो निज़ाम ने अपना इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, लेकिन 1 साल के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को आज़ाद कराया। तो उस टाइम पर, उससे पहले मुसलमानों की टोली हमारे गांव में आई थी, तो मुसलमान ने हमारे दादाजी को बचाया था, हमारे पूरे परिवार को बचाया था। मुझे पता है हमारे घर के अंदर ही तकरीबन 6 आदमी छुपे हुए बैठे थे। उन सब का खाना करना वो तकरीबन 1 हफ्ते तक दिया गया। लेकिन बाद में जब हिंदू की टोली आई तो उन्होंने सभी गरीब आदमियों को, 12 आदमी को पकड़कर एक शमले से बांधकर वो नदी के किनारे लेके जा रहे थे, जो हमारे घर से ही उनका रास्ता होता है। तो उस टाइम पे हमारे दादाजी ने उनको रोक दिया और कहा कि ये तो ना मुसलमान है ना हिंदू है, ये तो सिर्फ गरीब लोग हैं, इनको क्यों मारेंगे आप? जब आपको मारना ही था तो तब आना था, जब जो असल मुसलमान पाकिस्तान भाग गए हैं उनको पकड़ना था। यहाँ क्यों आप इन गरीबों को क्यों मारते हैं? तो बहस बहुत हो गई, होने के बावजूद भी हमारे दादाजी जीत गए। जीतने के बाद में उन लोगों ने बोला कि हम इतने खर्चा करके आए हैं, घोड़े पे आए हैं, हाथी क्या सभी तलवारें गिलवारें लेकर इतना सब कुछ आए हैं, उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को उस टाइम का 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, जो चांदी के सिक्के होते थे। तो हमारे दादाजी ने घर में से जितनी भी अब उनकी रकम थी वो रकम जमा करके पूरे के पूरे 1200 रुपये उस दिन उन्होंने गिना दिया। तो ये गरीब लोग यही कह रहे थे कि दादाजी हमें बचा लो, हम आगे चल के देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो बच तो गए, लेकिन उनके घर में जब कभी दादाजी पैसे पूछने जाते तो वो बोलते कि दादाजी बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप ही कुछ मदद करो, हम कहाँ से दे। तो इस परिस्थिति में हमारे दादाजी बहुत सारा नाम कमा कर चले गए, लेकिन हमारे पिताजी को ना दूसरा काम आता था, ना खेती बाड़ी का काम आता था, पढ़ाई लिखाई का काम आता था, कोई नौकरी नहीं थी। हम छोटे छोटे बच्चे हो गए, हमारे 3 बहनें थे, हम 4 भाई थे। मुझे पढ़ाया लिखाया गया, मेरे छोटे भाई को भी पढ़ाया लिखाया गया कि वो लोग पढ़ नहीं सका, लेकिन मैं पढ़ता रहा। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ने के बाद में हमारे गांव का स्कूल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर नहीं था, तब मैं उसी टाइम पे, मुझे पता नहीं क्या था मुझे उसमें, मैं दरवाजे के बाहर ठहर गया और बोला कि जब आप पढ़ाएंगे तो मैं यहाँ रहूँगा, वरना मैं कहीं भी चला जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा घर में, कहीं भी चला जाऊँगा, फिर मुझे ढूंढना नहीं। तब उन्होंने बहुत कोशिश करके बिदर गए, वहाँ पर हमें हॉस्टल नहीं मिला, क्योंकि 5वीं क्लास में लेते हैं ऐसा बताया गया। तो एक क्लास के लिए हमारे मामा के पास भालकी में मेरा 4वीं क्लास हुआ। 5वीं से लेके 12वीं तक मैं बिदर में हॉस्टल में रहकर पढ़ा। साहब जी, जैसा कि आपको बता रहे कि भी आप पढ़े, तो आप कैसे पढ़े हो कि भी स्कूल के बाहर बैठ के आपने बताया था कि आप स्कूल के बाहर? जी महाराज, जब मुझे प्राइमर से लेके तीसरी क्लास तक, क्योंकि वो पाठशाला एक स्कूल में या मठ में होती थी, तो मुझे उस दरवाजे के बाहर एक छोटा सा ताड़ देकर मुझे बिठाया जाता था। जो टीचर सिखा रहा है वो भी मुझे सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने अपनी किताबों से हमारे पिताजी की सहायता लेकर और दूसरे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की सहायता लेकर ही मैं पढ़ा हूँ। जो बेसिक मेरा एजुकेशन हुआ है, हमारे पिताजी ने मुझे बेसिक एजुकेशन दिया है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और हॉस्टल में जब मैं 5वीं में वहाँ से दाखिल हुआ तो सुबह 1 रोटी देते थे, शाम में 1 रोटी देते थे, साथ में थोड़ी सी दाल कुछ देते थे। तो ऐसा हमने 5-6 साल गुजारा। और 12वीं क्लास के बाद जब बीदर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज ही नहीं था, आगे पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तब मैंने सोचा कि भाई पढ़ना ही है और भी, तो मैं यहाँ हैदराबाद चला आया। हैदराबाद में मैंने इंजीनियर बनने का ख्वाब था, लेकिन 2 साल के कड़ी मेहनत के बावजूद मैं 80 रुपया फीस नहीं दे सका। आखिरी दिन भी आ गया, तब तक मैंने सारे प्रयत्न कर चुके, सारे दोस्तों को पूछा, सभी रिश्तेदारों को पूछा, लेकिन मुझे 80 रुपये नहीं मिले। उसी वजह से मुझे वो 2 साल की मेहनत लगातार करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मारी। मैंने इमीडिएटली फिर कॉलेज में ज्वाइन होकर बीकॉम किया, उसके बाद में सिविल सर्विसेज लिखकर आईपीएस बना। जब आईपीएस बनने के बाद में मुझे रेवेन्यू की डिपार्टमेंट में आई थी नौकरी। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का माहौल मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ कुछ लेना भी पड़ता है, कुछ देना भी पड़ता है, जो मेरे विचारों के खिलाफ था। इसलिए मैंने उसी टाइम पर, यही मेरे सभी विचार करने के बाद पता चला कि पोस्टल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बहुत ही ईमानदार डिपार्टमेंट है, जहाँ पर ये सभी गलत कामें नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट चुना और वहाँ पर तकरीबन 40 साल की नौकरी करके
मैं रिटायर हुआ और मुझे गर्व है, जब स्पीड पोस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तब हैदराबाद में ही मुझे ऑल इंडिया के न्यू दिल्ली वालों ने चुना मुझे, क्योंकि मैं बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी करता था। तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर और हैदराबाद में जब स्पीड पोस्ट निकला तो हैदराबाद के लिए मेरा नाम डायरेक्टरेट ने दिया, यानी न्यू दिल्ली ने दिया। तब मेरे चीफ ने भी पूछा कि हाउ डेयर यू आर टू टेल द डायरेक्टरेट दैट यू हैव टू बी सेलेक्टेड एज द मैनेजर स्पीड पोस्ट। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं लिखा महाराज, मुझे तो नहीं चाहिए ये जॉब, क्योंकि नया जॉब है, क्या क्या होगा पता नहीं है। तब वो सचमुच में मान गए कि सही इनको कुछ नहीं मालूम, तो मुझे दिल्ली भेजा गया और मैं स्पीड पोस्ट में इतना नाम कमाया कि आखिरी तक मुझे डाक सेवा अवार्ड भी दिया गया। इससे बाद में 1966 में मेरी शादी यहाँ पर हुई। एक कलावती है, मेरी सहभागिनी है। मेरे 3 लड़कियाँ और 1 लड़का है। तीनों लड़कियाँ अभी पढ़े लिखे हैं, अभी 2 टीचर की नौकरी करते हैं और आराम से है। और घरवाली तो घर संभालती है, क्योंकि घर की बड़ी थी। हमारे तीनों भाइयों को मैंने सभी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। आज परमपिता परमात्मा और गुरु महाराज की ये कृपा है कि हम चारों भाई एक ही जगह पर, यहाँ पर लिपडाम विलास में 4 विलास लेकर अपने बाल बच्चों के साथ हम रहते हैं। एक दामाद साहब का भी यहाँ पर विला है। तो सभी हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सभी सुखी और समृद्ध है। और हमारे बच्चे कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन, मेरा लड़का तो लंदन में है, वहाँ पर उन्होंने 4 मकान खरीदा है, अभी 5वां खरीदने की तैयारी चल रही है। तो इसी तरह से मालिक ने हमको अच्छा रखा है। लेकिन 1995 में जब मैं मैनेजर स्पीड पोस्ट था और अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठा था, तब हमारे समाज वाले मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसी टाइम पे गेजेटेड ऑफिसर का, हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनका मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था और बहुत ही मेहनत से वो काम करता था। 4th पे कमीशन आया था, तभी भी हमने बहुत सारी मेहनत करके अपना रिपोर्ट दिया था। बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर कमी थी हमें, हमारे सर्विसेज में, उसको हमने पूरा किया और इसी तरह से हमने नाम कमाया। लेकिन समाज वाले जब मेरे पास आए तो मैं बोला मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिया को पढ़े हूँ, घर में काम है, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी नौकरी बहुत जिम्मेदारी की नौकरी है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन बार बार आकर मेरे खिलाफ 4 आदमी ऑलरेडी नॉमिनेशंस भरे हुए थे, उन लोगों को वितड्रा करके मुझे यूनानिमसली चुना गया। मैं उनका, मेरे समाज का बहुत बड़ा आभारी हूँ। 1995 से लेकर आज तक भी मैं अपने समाज की सेवा करते आ रहा हूँ। पहले तो मुझे जनरल सेक्रेटरी था, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना तो पूरे आंध्र प्रदेश का जब हमने समाज बनाया तब मुझे जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, वो भी मैं निभाता रहा। और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट करने के बाद में मुझे प्रेसिडेंट करने का भी मौका मिला। जब मैं 5 साल एज ए प्रेसिडेंट काम किया तो उसके बाद में मैंने कहा कि भाई आप दूसरे कोई नौजवान संभालिए, क्योंकि एक ही आदमी एक ही पोस्ट पर रहना अच्छा नहीं रहता, सभी नौजवानों को सामने आना है। इस तरह से मैंने हटकर आज मैं पूरे टोटल तेलंगाना में आज मैं वाइस चेयरमैन हूँ। और हमारे समाज में यानी हैदराबाद का जो समगर जाति संघ है उसका मैं चेयरमैन हूँ। और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट राइट प्रोटेक्शन सोसाइटी, जो जहाँ कहीं भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर जुर्म होता है तो हम इमीडिएटली वहाँ जाते हैं, उसका निवारण करते हैं, उसका मुआवजा दिलाते हैं। और किसी तरह का अन्याय हमारे शेड्यूल कास्ट पर नहीं होने के लिए हमारी एक संस्था है जो रजिस्टर्ड संस्था है, और वो संस्था का मैं तकरीबन 15 साल से एज ए एडवाइज़र काम करता हूँ। और जहाँ कहीं भी उनको एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ जाकर सब कुछ करता हूँ। ये मेरी। तो साहब जी, आप जैसा कि आपने तेलंगाना में हैदराबाद से लेके पूरा तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, अपने गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार भी बहुत किया जहाँ पे। महाराज जी, सुखदेव महाराज पहले से तो मैं 1995 में जब मैं समाज के लिए एज ए जनरल सेक्रेटरी आया तब मैंने देखा कि कोई गुरु रविदास महाराज की पूजा भी नहीं करते हैं, उनकी जयंती भी नहीं बनाते हैं। तो मैंने 1995 में खुद के पैसे से
और बाकी सभी हमारे दोस्तों के पास से कुछ लेकर हमने 1995 में बहुत बड़ा भवन लेकर हमने गुरु रविदास जयंती मनाए थे, जिसमें 6 मिनिस्टर्स अटेंड हुए थे। तब से लेके आज तक हम रविदास जयंती मनाते हैं। और मुझे सुखदेव वाघमारे जी ने ये कर्नाटक यानी पूरा जो पहले का निज़ाम स्टेट था, यानी कर्नाटक के 3 जिले, महाराष्ट्र के 5 जिले और तेलंगाना और आंध्रा मुझे सौंपा था गुरु महाराज जी का प्रचार करने के लिए। तो मैंने वहाँ से ही पूरी हर जगह पर जाकर हमारे गुरुजी महाराज जी की पूरी किताबें देना करना, ऐसा करते हुए सभी को गुरु रविदास महाराज जी की पूजा अर्चना करने का सिखाया और उन्हें अपने मार्ग पर रविदास धर्म संगठन के मार्ग पर ले आया। तो आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत कर सका, लेकिन विक्रम सिंह जी विशाखापट्टनम आए, उनकी भी मैंने मदद की, वो भी वहाँ पर बहुत सारा कुछ किए। आज तेलंगाना में, आज हैदराबाद में हमारे पास 20 कमेटियाँ हैं, लेकिन उन 20 कमेटियों में 10 जगत गुरु रविदास महाराज जी के टेम्पल बने हुए हैं, महाराज जी ने देखा है। और हमारे और एक 10 जगह पर भी अभी मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था तभी भी मैंने अपने स्टेट में भी 5 जगह पर गुरु रविदास महाराज जी के टेम्पल बनवाया है। इसी तरह से हर जगह पर चल रहा है। आज मुझे सुखदेव वाघमारे जी ने केरला और तमिलनाडु दिया है, पता नहीं वहाँ का प्रचारक बना के भेज रहे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि ना मुझे भाषा आती है ना उनका रहन सहन के मालूम है। लेकिन क्योंकि मुझे आशा है, क्योंकि मैं एक ज़माने में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था हमारे गेजेटेड ऑफिसर का, कहीं न कहीं मेरे दोस्त मिल जाएंगे, वो मदद करेंगे, ये ऐसे आशा करते हुए मैंने वो पोस्ट स्वीकारा है। और आज हम तिरुपति के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पता चला है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी तिरुपति आए थे, वहाँ पर उनका क्या स्थान है, क्या खून है, क्या पता है, वो ढूंढने के लिए मैं और हमारे चरणदीप सिंह जी जा रहे हैं। भगवान दया करे, ऐसा ही कार्य बनते रहे, ये जीवन ऐसा ही चले जाए, यही हमारी कामना है और यही हमारी तपस्या है। मेरे आज भाई बहन सभी अपने अपने घरों में सुख शांति से है, ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है। मेरा बेटा एक बहुत बड़े पोस्ट पे है लंदन में, तो वो भी हमारे को डेली बात करता है। हम भी बहुत बार लंदन जा चुके हैं। मेरे एक पोता एक पोती है और वो बहुत अच्छे है, सुखी है। यही मैं